जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार दरोगा के 1799 पोस्ट का एग्ज़ाम 18 और 21 जनवरी 2026 को हुआ था, जिसका रिज़ल्ट 16 मार्च को आया था। और 16 मार्च को रिज़ल्ट आने के बाद मैंने 18 मार्च को जो है एक आरटीए लगाया था। 18 मार्च देख सकते हैं यहाँ पे डेट। मैंने 18 मार्च को एक आरटीए लगाया, जिसमें बीपीएसएससी से टोटल 14 सवाल पूछे, 14 को इन्फॉर्मेशन मैंने मांगा, जिसमें ये शामिल था कि मेरा मार्क्स कितना है, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है, मेरा नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स क्या था, उसके पहले क्या मार्क्स था, क्वेश्चन पेपर मेरा दिया जाए, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी हमको दिया जाए, उसके बाद आंसर की दिया जाए। इन सब को लेते हुए टोटल 14 को क्वेश्चन मैंने बीपीएसएससी से किया, जिसका जवाब मुझे आज मिला है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका क्या क्या जवाब मिला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और इसको देख करके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए पहले मैं बात करता हूँ कि एप्लीकेशन में मैंने क्या क्या पूछा था। तो देखिए, ये एप्लीकेशन मैंने इस तरह से भेजा था, इसमें अपना डिटेल वगैरह दिया था इंग्लिश में। तो मैं इसका हिंदी वर्जन आपको पढ़ के समझाऊंगा, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी समझने में। देखिए, भेजा था मैंने ये इंग्लिश वाला, लेकिन मैं आपको हिंदी वाला समझाता हूँ क्या मैंने मांगा था। सबसे पहले तो ये सेवा वगैरह में मैंने ये सब लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना डिटेल दिया था, विषय लिख दिया था। टोटल क्वेश्चन क्या क्या मैंने पूछा था वो मैं दिखाता हूँ सीधा। मांगी गई सूचना है, देखिए पहला क्वेश्चन तो मैंने यही किया। पहला इन्फॉर्मेशन मैंने यही मांगा कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा में मेरे द्वारा प्राप्त अंकों का विवरण उपलब्ध कराया जाए, जिसमें विषयवार, खंडवार प्राप्तांक, कुल प्राप्त किए गए प्रश्नों की संख्या, सही उत्तरों की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या तथा नकारात्मक अंकन के कारण काटे गए अंकों का विवरण शामिल हो। इस तरह से मैंने डिटेल में लिखा था। उसके बाद दूसरा मैंने क्वेश्चन ये किया कि मूल्यांकन हेतु बीपीएसएससी द्वारा स्कैन संधारित मेरी मतलब स्कैन किया गया ओएमआर उत्तर पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। उत्तर मतलब ओएमआर का जो है ना, एक प्रमाणित छाया प्रति होता है, मतलब जिससे कॉपी चेक होता है, उसको मैंने मांगा। साथ ही यह भी लिखित रूप से बताया जाए कि मूल ओएमआर शीट संरक्षित है अथवा नष्ट कर दी गई है, और यदि नष्ट कर दी गई है तो किस तिथि को एवं किस प्राधिकार के आदेश पर नष्ट की गई। ये मैंने स्पष्ट इसलिए लिखा था क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ओएमआर कॉपी मांगेंगे तो वो लोग बहाना बना देते हैं कि नहीं है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो मैंने ये लिखा था कि अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो किस तिथि को हुआ था और किस प्राधिकार के आदेश पे ये हुआ था, ये भी बताना है आपको। और मैंने स्कैन कॉपी इसीलिए मांगा था, ओरिजिनल नहीं मांगा था। तो अगर आप डिस्ट्रॉय कर भी देते हैं तो आपके पास स्कैन कॉपी होगा, जिसके आधार पे आपने मेरा कॉपी चेक किया है, तो आपको देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए मैंने इस तरह से एकदम स्पेसिफिक बात को लिखा था ताकि बीपीएससी इसको मना ना कर पाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने ये डाला था कि प्रारंभिक परीक्षा 21 जनवरी 2026 द्वितीय पाली, जिसमें मेरा एग्जाम था, में मूल्यांकन में प्रयुक्त आधिकारिक मॉडल उत्तर कुंजी की प्रति उपलब्ध कराई जाए। मतलब आंसर की 100 क्वेश्चन आपने पूछा था तो उसका आपने क्या आंसर माना और किस आंसर के आधार पे आपने कॉपी चेक किया, ये मुझे बताइए। उसके बाद चौथा मैंने ये पॉइंट डाला था कि मेरी पाली यानी कि 21 जनवरी 2026 द्वितीय पाली 2 बजे से 2:30 बजे से 4:30 बजे के प्रश्न पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। मैंने अपने क्वेश्चन पेपर का फोटो कॉपी मांगा, ठीक है, क्योंकि ये लोग तो क्वेश्चन पेपर देते नहीं है एग्जाम में। उसके बाद पांचवा मैंने ये मांगा, इस परीक्षा में प्रयुक्त सामान्यीकरण पद्धति इक्वी परसेंटाइल मेथड, जिसके तहत इन्होंने रिजल्ट बनाया, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए, जिसमें संपूर्ण सूत्र, किस फॉर्मूले के तहत आपने इसको अप्लाई किया, प्रयुक्त सभी मानक पैरामीटर तथा अंक सामान्यीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया शामिल हो। इन सभी प्रक्रिया को आप मुझे बताइए, इसका क्या फार्मूला था, ये सब मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन मांगा, ठीक है। उसके बाद जो छठा मैंने मांगा कि मेरे कच्चे अंक मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले वाला अंक तथा अंतिम अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला अंक दोनों को उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद सातवां पॉइंट मैंने ये रखा कि सामान्यीकरण सूत्र में प्रयोग के कारण मेरे अंक में जोड़े गए अथवा घटाए गए अंकों का सटीक विवरण उपलब्ध कराई जाए कि कितने अंक जोड़े गए या फिर घटाए गए मेरे मार्क्स में। उसके बाद आठवां मैंने क्वेश्चन ये किया कि इक्वी परसेंटाइल मेथड के अंतर्गत मेरे अंकों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया दर्शाने वाला दस्तावेजी अभिलेख अथवा पूर्ण गणना पत्र उपलब्ध कराई जाए, जिसमें मेरे प्रकरण में प्रयुक्त सभी मान या चर सम्मिलित हो। मतलब जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड होता है ना, उससे रिलेटेड जितने
चीज़ पूछे जा सकते हैं, मैंने सबको शामिल किया इसमें। उसके बाद 9वां नंबर मैंने ये पूछा कि यदि सामान्यीकरण की प्रक्रिया किसी तृतीय पक्ष एजेंसी अथवा क्रेता विक्रेता द्वारा संपन्न की गई तो निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए, कि वो कौन सा एजेंसी था, एजेंसी का नाम और उसका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराई जाए। फिर बीपीएसएससी एवं उक्त एजेंसी के मध्य हुए अनुबंध करार, मतलब दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वो बताइए आप। और अभ्यर्थियों के मूल्यांकन से संबंधी एजेंसी के साथ साझा किए गए समस्त दस्तावेज और आंकड़े को उपलब्ध कराई जाए। मैंने इतना सारा इन्फॉर्मेशन बीपीएससी से मांगा। देखिए इनका जवाब क्या दिया है बीपीएससी ने। 10वां क्वेश्चन मैंने ये किया कि इक्वी परसेंटाइल मेथड, मतलब सामान्यीकरण में जो प्रयुक्त मानकों से संबंधित निम्नलिखित सांख्यिकीय आंकड़ा उपलब्ध कराई जाए। मैंने नॉर्मलाइजेशन के प्रक्रिया से संबंधित बहुत सारे आंकड़े भी पूछे थे कि 21 जनवरी 2026 की द्वितीय पाली में समस्त केंद्रों पर सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या थी। द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों के औसत अंक एवं सर्वाधिक अंक जो सामान्यीकरण मानक के रूप में प्रयुक्त हो उसको आप बताएं, मतलब अपने पाली का मैंने पूछा था। उसके बाद द्वितीय पाली में एमजेके, ये मेरा जो है सेंटर था एमजेके कॉलेज बेतिया, केंद्र पर सम्मिलित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी ये मैंने पूछा, ताकि नॉर्मलाइजेशन अगर सेपरेट अलग हुआ अप्लाई किया गया, हालांकि ऐसा किया नहीं गया होगा लेकिन अगर किया गया होगा तो इससे संबंधित डाटा मिलेगा मुझे। और इस कॉलेज के केंद्र के द्वितीय पाली में अभ्यर्थियों के औसत अंक एवं सर्वाधिक अंक यदि इन्हें सामान्यीकरण मानक के रूप में अलग से प्रस्तुत किया गया हो, प्रयुक्त किया गया हो तो। उसके बाद 11वां क्वेश्चन मैंने ये किया था कि इस प्रक्रिया के लिए सामान्यीकरण सूत्र को अनुमोदित एवं प्रयुक्त करने वाले अधिकारी और अधिकारियों का नाम, पद नाम एवं प्राधिकार उपलब्ध कराई जाए, कि मतलब इस फॉर्मूला को जिन लोगों ने अप्लाई किया तो वो किन अधिकारी ने अप्लाई किया, उनका नाम क्या था, उनका वो किस पद पे थे, ये सब उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे मैंने ये पूछा कि यह स्पष्ट किया जाए कि परिणाम मेरिट सूची केवल सामान्यीकृत अंकों के आधार पर तैयार की गई है अथवा कोई अन्य मानदंड भी उपलब्ध कराया गया है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए। मैंने ये क्वेश्चन किया कि आप ये प्रूफ दीजिए कि जो मेरिट बना है वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही बना है, कोई और प्रक्रिया इसमें अगर शामिल है तो वो आप बताइए, और नहीं है तो भी बताइए कि कोई और प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद 13 नंबर मैंने क्वेश्चन ये किया कि अभ्यर्थियों का OMR पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। मतलब मैंने ये पूछा कि आप किस नियम और निर्देश के तहत अभ्यर्थियों का OMR देते हैं, मतलब आप OMR तो देते ही नहीं है, तो ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत आप ये काम करते हैं, ये बताइए। वो प्रावधान की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराइए हमको। उसके बाद 14वां क्वेश्चन मैंने ये किया था कि अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी प्रकाशन, अंक प्रकटीकरण से संबंधित नीति और दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। तो इतना सारा मैंने क्वेश्चन किया बीपीएसएससी से। और उसके बाद देखिए मैंने इसमें स्पष्ट क्या क्या लिखा। स्पष्ट मैंने ये लिख दिया कि किसी भी सूचना के अस्पष्टीकरण के संबंध में यह भी अनुरोध किया जाता है कि यदि उपरोक्त में से कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही हो तो प्रत्येक बिंदु के संबंध में अलग अलग लिखित कारण बताया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अथवा किसी अन्य विधि की वह विशिष्ट धारा प्रावधान जिसके तहत उक्त सूचना रोकी जा रही है। मतलब मैंने ये कहा कि अगर आप मेरे द्वारा पूछे गए किसी इन्फॉर्मेशन का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो मुझे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो आप बताइए कि वो RTI एक्ट के किस प्रावधान के तहत आप नहीं बता रहे हैं। उसके बाद अगर आप अप्रकटीकरण का निर्णय लेने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम बताइए। अगर आप हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो वो कौन से अधिकारी हैं जो मेरे इन्फॉर्मेशन को रोक रहे हैं, और उनका पद नाम क्या है, उनका नाम क्या है और कौन से पद पे हैं, ये भी मेंशन कीजिए। उसके बाद सी में मैंने लिखा क्या उक्त सूचना बीपीएसएससी के पास उपलब्ध है अथवा किसी अन्य लोक प्राधिकरण को अंतरित की गई है, और यदि अंतरित की गई है तो उस प्राधिकरण का नाम एवं पता जैसे कि RTI अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अपेक्षित है। मैंने ये कहा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मांगा है आप अगर वो नहीं दे रहे हैं तो ये बताइए कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, और अगर आपके पास नहीं है, किसी अन्य प्राधिकरण के पास है, तो
तो किसके पास है ये बताइए, उसका इन्फॉर्मेशन दीजिए और उस प्राधिकरण का नाम और पता बताइए, जैसा कि आरटीआई के धारा 63 में लिखा गया है स्पष्ट रूप से। तो मैंने इतना डिटेल में, इतना गहरे तरीके से क्वेश्चन किया, एक एक पॉइंट को मैंने इस तरह से मेंशन किया कि बीपीएससी के अधिकारी जो है इसको इग्नोर ना कर पाएँ। इसके बाद मैंने क्या लिखा, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी विशिष्ट अवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख किए बिना अस्पष्ट अथवा व्यापक रूप से की गई अस्वीकृति को अनुमानित अस्वीकृति माना जाएगा और आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील तथा धारा 19(3) के तहत राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील सहित उचित विधिक उपाय किए जाएंगे। मैंने ये भी मेंशन किया कि अगर आप जवाब ठीक से नहीं देते हैं तो इसके तहत हम 19(1) के तहत प्रथम अपील जाएंगे और 19(3) के तहत द्वितीय अपील जाएंगे और आपके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, विधिक उपाय किए जाएंगे। मैंने ये साफ साफ शब्दों में लिखा कि आपको इन्फॉर्मेशन देना ही पड़ेगा। उसके बाद इस आवेदन के साथ निर्धारित ये 10 रुपया शुल्क देना होता है, उसको मैंने मेंशन किया कि ठीक है, मैंने वो दिया। उसके बाद मैंने ये भी लिखा कि इस आवेदन के साथ उपरोक्त परीक्षा में मेरी अभ्यर्थिता के प्रमाण के स्वरूप मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया, तो ये मैंने लिखा। उसके बाद थोड़ा सा और कुछ मैंने लिखा यहाँ पे, कृपया सूचना के अधिकार अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर ये 30 दिनों के अंदर देना होता है, ये भी मैंने मेंशन किया। तो अब इसका जवाब क्या आया है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, मैंने ये भी मेंशन किया था, हालांकि ये देखिए ये मेरा नाम है, बाकी चीज़ मैंने अपना एड्रेस को हाईलाइट मतलब हाइड कर दिया है। जिला आप देख सकते हैं, ये मेरा पूर्वी चंपारण जिला है। ये मेरा नाम है प्रभात कुमार, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और मैंने ये भी अनुरोध किया कि सूचना उपरोक्त डाक पते के साथ साथ ईमेल पे देना है। ये मैंने अपना ईमेल हाइड कर दिया है, लेकिन इन्होंने ईमेल पे जवाब नहीं भेजा, बट पोस्ट पे जवाब आया है और आज आया है। ठीक है, तो अब जवाब देखते हैं। अगर सच बताऊँ तो इनका जवाब देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन्होंने मेरे एप्लीकेशन को पढ़ा ही नहीं है पूरा, मतलब बिना पढ़े इन्होंने ऐसा लग रहा है कि जवाब दे दिया है बस एक लाइन में, जो सबको ये जनरल हमको लग रहा है कि कंप्यूटर में टाइप करके रखे रहते हैं और यही जवाब ये सबको दे देते हैं लगभग, बस खाली नाम पता चेंज कर देते हैं। तो बस इन्होंने वही जवाब को मेरे साथ चिपका दिया है। देखिए ये जवाब हमको देते हैं 16/4/2026 को, और ये जवाब मेरे पास आज पहुंचता है। और आज का डेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का ये डेट है 24/4, यानी कि 24 अप्रैल 2026 आज का डेट है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज के डेट पे ही ये हमको रिसीव हुआ है, मतलब 24 तारीख को आया है। मतलब पता नहीं ये कैसे भेजे हैं कि इनको भेजने में 8 दिन लग गया, जबकि मैंने भेजा तो इनके पास 1 दिन में चला गया था। मैक्सिमम मोतिहारी से पटना और पटना से मोतिहारी में 1 से 2 दिन मैक्सिमम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। बट पता नहीं कैसे किया है इन लोगों ने, बैक डेट में काम किया है कि पता नहीं क्या नहीं, पर छोड़िए, कुछ भी हो, मेरे पास जवाब आ गया है, सबसे बड़ी बात ये है। अब जवाब आया है, इसमें इन्होंने लिखा क्या है तो देखिए, इन्होंने बस सीधा एक लाइन में मेंशन कर दिया है। मैं क्या ही बताऊँ, इतना मतलब ये जवाब देख करके मुझे गुस्सा आ रहा है कि मतलब क्या ही कहें। उल्लेखनीय है कि मतलब ये सब वही सब इन्होंने चीज़ लिखा। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 5/25 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया कार्य अभी प्रक्रियाधीन है। चयन का कार्य अंतिम रूप से पूर्ण होने के उपरांत प्राप्तांक से संबंधित सूचना मांगी जा सकती है। मतलब भाई मेरे, हम क्या कहें इस पे, इसने मतलब इन लोगों ने मेरे एप्लीकेशन को पढ़ा ही नहीं, बस इन्होंने ये कह दिया कि प्राप्तांक अभी नहीं मांगे। अरे भाई, मैंने आपसे केवल प्राप्तांक थोड़ी मांग रहा हूँ, 14 को इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा है मैंने, और 14 में से बस आप एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बोल रहे हैं कि अभी चूंकि ये प्रक्रियाधीन है तो नहीं दिया जा सकता। अरे भाई, मैं आपसे मेंस का थोड़ी मांग रहा हूँ, प्रीलिम्स का मांग रहा हूँ मार्कशीट। प्रीलिम्स का मतलब आपने रिजल्ट दे दिया है, और रिजल्ट देने के बाद आप क्यों नहीं दे सकते हैं? किस आधार पर आपने रिजल्ट दिया है? मतलब ये आरटीआई के सारे प्रावधानों का उल्लंघन है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किन किन प्रावधानों को कैसे उल्लंघन है। ये प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, मैं उसका इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ आपसे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है, प्रक्रियाधीन है? और बाकी सवालों का आंसर कौन देगा? जो मैंने आपसे OMR मांगा, जो मैंने आपसे आंसर की मांगा, ये सब मतलब कुछ नहीं, कोई चीज़ मेंशन इन्होंने किया ही नहीं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि किन किन प्रावधानों का उल्लंघन है। और इसके तहत फर्स्ट अपील में हम जाएंगे, उसके बाद सेकेंड में जाएंगे, और उसके बाद हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो पहला उल्लंघन इनका क्या है कि धारा 7(1) का,
धारा 7 का 1 ये कहता है आरटीआई 2005 के अधिनियम का कि 30 दिन में पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है। पूर्ण जानकारी, तो देखिए कानून ये कहता है कि आईपीओ को आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर मांगी गई सूचना सही, स्पष्ट और पूर्ण रूप से देनी होती है। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, मार्क्स नहीं दिया, ओएमआर शीट नहीं दिया, आंसर की नहीं दिया, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नहीं दिया, 14 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। 14 में से एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। और उसके बाद ये बोला है कि प्रक्रियाधीन है, तो ये कहना कोई वैध सूचना नहीं है। यह सेक्शन 7(1) का डायरेक्ट वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट और सीआईसी ने बार बार कहा है कि इनकम्प्लीट रिप्लाई को जवाब नहीं माना जाएगा। तो ये तो पहला धारा 7(1) का उल्लंघन है। दूसरा उल्लंघन क्या है, 7(8) का उल्लंघन है। इनकार का इन्होंने कोई कारण ही नहीं बताया। इनकार का कारण लिखित में देना जरूरी है। कानून कहता है कि अगर आईपीओ सूचना देने से मना करता है तो उसे लिखित में बताना अनिवार्य है कि किस स्पेसिफिक रीजन सेक्शन के तहत सूचना रोकी जा रही है, आवेदक को अपील का अधिकार क्या है, अपील कहाँ और कब तक की जा सकती है, ये सब बीपीएससी को बताना है। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, कोई सेक्शन बताया ही नहीं, अपील का अधिकार ही नहीं बताया। अगला, बस प्रक्रियाधीन लिखकर पल्ला झाड़ लिया तो ऐसे नहीं चलेगा। उल्लंघन ये क्यों है, क्योंकि 7(8) का टेक्स्ट बुक वायलेशन है। बिना सेक्शन के आप इनकार करना मतलब कानूनी अमान्य है। ये चीज़ें आप कोई सेक्शन मेंशन ही नहीं कर रहे हैं कि किस प्रावधान के तहत आप इस इन्फॉर्मेशन को रोक रहे हैं, सीधा लिख रहे हैं कि प्रक्रियाधीन। अरे भाई क्या है प्रक्रियाधीन, आप वो हमको सेक्शन बताइए, वो कानून बताइए, मतलब वो दिशा निर्देश बताइए जिसमें ये लिखा है कि जब प्रक्रियाधीन है तो आप प्रीलिम्स का इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। प्रीलिम्स कहाँ प्रक्रियाधीन है, प्रीलिम्स तो हो चुका है, उसका आंसर की आपने नहीं बताया, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया आपने, ना ही किसी का मार्क्स बताया, हम कैसे मान लें कि सब कुछ सही है। प्रीलिम्स का तो रिजल्ट आ गया है ना, तो वो प्रक्रियाधीन कैसे है, मेंस प्रक्रियाधीन है हम मान सकते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रक्रियाधीन है, हद है यार। उसके बाद उल्लंघन 3, तीसरा नंबर इन्होंने क्या उल्लंघन किया, तो धारा 8 देखिए क्या कहता है। धारा 8 जो है एक्सेप्शन की बात करता है कि किस मतलब किस सिचुएशन में जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस बताया गया है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन रोकी जा सकती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, जांच में बाधा, व्यापारिक गोपनीयता। बताइए, हमारे आप इन्फॉर्मेशन दें, हमारा मार्कशीट देने से क्या राष्ट्र को, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, कि जांच में बाधा हो रहा है, कि व्यापारिक गोपनीयता है, कि क्या है, मतलब कि उससे मीन्स बाकी चीज़ें प्रभावित होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सेक्शन 8 का उपयोग करना है तो स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सेक्शन 8(1)(a) या फिर 1(ij) मतलब किसका आप जो है किसका प्रयोग कर रहे हैं और क्यों इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसका उपयोग भी करते हैं, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी है मेरे मार्क्स को बताने से, तो भी आपको ये बताना पड़ेगा कि सेक्शन 8 के तहत आपके इन्फॉर्मेशन को देने से हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, इसलिए हम आपका इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये लिखना था ना आपको कम से कम, लेकिन आपने ये भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा आपने। तो बीपीएससी ने क्या किया, कोई सब क्लॉज मेंशन ही नहीं किया, यह भी नहीं बताया कि मार्क्स देने से प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। कोई यह उल्लंघन क्यों है, क्योंकि इन्होंने ना ही मार्क्स दिया, ना ही ओएमआर शीट दिया, ना ही आंसर की दिया। ये किसी भी सेक्शन 8 के एक्सेप्शन के दायरे में आता ही नहीं है। परीक्षा से संबंधित जानकारी पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसे रोकने का कोई वैध कारण ही नहीं है। चौथा उल्लंघन इन्होंने क्या किया, धारा 2F का। धारा 2F क्या कहता है, सूचना की परिभाषा का अनदेखा करना। कानून कहता है कि 2F में सूचना की परिभाषा में शामिल क्या क्या है। देखिए कानून के अंतर्गत सूचना का मतलब क्या क्या है, तो सूचना का मतलब है रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, डाटा मटेरियल, ओएमआर शीट, इवैल्यूएशन शीट। लेकिन बीपीएससी ने क्या किया, कोई जो जानकारी मांगी गई, ओएमआर शीट, मार्क्स, आंसर की, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, ये सभी सेक्शन 2F के तहत सूचना है और इसको देना पड़ेगा बीपीएससी को, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। इन्हें न देना इस धारा की मूल भावना का उल्लंघन है। उसके बाद उल्लंघन 5वां नंबर उल्लंघन इन्होंने क्या किया, धारा 9। धारा 9 कहता है कि कॉपीराइट का बहाना भी नहीं चला सकता। कानून क्या कहता है, देखिए
धारा 5 में ये है कि अगर किसी का कॉपीराइट आ रहा है आपके इन्फॉर्मेशन को देने से तो उस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या मेरे केस में किसी का कॉपीराइट हो रहा है? मार्क्स तो मेरा है ना, आंसर की मेरा है, ओएमआर शीट मेरा है, आंसर की तो पब्लिक डोमेन में है ना, उसे कि क्या किसी का कॉपीराइट हो रहा है? देखिए, मार्क्स से कॉपीराइट होता है तो नहीं होता है। ओएमआर शीट से ओएमआर शीट या आवेदक की अपनी लिखावट है, आंसर की पब्लिक डॉक्यूमेंट है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला गवर्नमेंट का प्रोसेस है, इसमें किसी पर भी कॉपीराइट नहीं लागू होता है। फिर भी जानकारी रोकी गई और सेक्शन 9 का उल्लंघन तक नहीं किया गया। मतलब ये भी नहीं लिखा गया कि सेक्शन 9 के तहत जो है हम आपका इन्फॉर्मेशन रोक, ये भी नहीं लिखा गया, कुछ लिखा ही नहीं गया है। उल्लंघन 6 क्या कहता है? छठा उल्लंघन क्या है? छठा नंबर उल्लंघन इन्होंने क्या किया? नॉर्मलाइजेशन पर विशेष तर्क। यह आरटीआई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरटीआई में मैंने बार बार नॉर्मलाइजेशन का ही उल्लेख किया है। तो आवेदक ने यानी मैंने इक्विपर्सेंटाइल मेथड के बारे में पूछा है, जो एक नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है जो सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। आरटीआई एक्ट का मूल उद्देश्य है सरकारी कार्यों में ट्रांसपेरेंसी लाना। जब सरकार किसी फार्मूला से लाखों कैंडिडेट्स के मार्क्स बदलती है तो उस फार्मूला को पब्लिक डोमेन में होना अनिवार्य है, ताकि स्टूडेंट को ये पता चले ना कि उसका मार्क्स बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। यहाँ तो सारा चीज़ कुछ, यहाँ तो क्वेश्चन पेपर दिया ही नहीं जाता है, ओएमआर शीट दिया ही नहीं जाता है, तो ये क्या दिया जाएगा? इसे छुपाना ट्रांसपेरेंसी के सिद्धांत के उल्लंघन है। कैंडिडेट्स के राइट टू नो देयर स्कोर का उल्लंघन है। ये सब अब इसके बीपीएससीसी पे ये सब शोभा नहीं देता है। उसके बाद आरटीआई के अलावा कई अन्य प्रावधानों का भी ये उल्लंघन है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला को छुपाना मतलब कुछ कैंडिडेट्स को अनजाने में डिसएडवांटेज देना। मतलब देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, किसी का मार्क्स बढ़ता है, किसी का घटता है, लेकिन जब आप इसको बता ही नहीं रहे हैं कि किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, तो कैसे पता चलेगा किसका घटा किसका बढ़ा? तो इससे जो है ये आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन माना जा सकता है। जब फार्मूला पब्लिक डोमेन में है ही नहीं तो कोई वेरीफाई कर ही नहीं सकता कि इसमें क्या प्रक्रिया फॉलो हुआ, उसके साथ समान व्यवहार हुआ, कैसे पता चलेगा? यह आर्टिकल 14 के तहत इसका उल्लंघन माना जा सकता है। आर्टिकल 21 ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राइट टू लाइवहुड आर्टिकल 21 का हिस्सा है। गवर्नमेंट जॉब में फेयर सिलेक्शन प्रोसेस इसी का एक्सटेंशन है। मार्क्स और ओएमआर छुपाना इस अधिकार को प्रभावित करता है। भाई, बच्चा एकदम संदेह में रहता है कि हमारा मार्क्स घटा बढ़ा, कितना से हम रह गए, कितना से चूक गए, किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना, किसको गलत माना, क्वेश्चन गलत था तो उस पर क्या किया उन्होंने, कुछ बताया ही नहीं जा रहा है। मतलब तीसरा, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्वमत बीपीएसएससी खुद के रूल के तहत, अगर ये तो खैर इन पे शोभा नहीं देता, ये इनका खुद रूल नहीं है। ये बार बार बोलते हैं कि समान प्रशासन विभाग का रूल है, क्वेश्चन पेपर नहीं देना है, ये वगैरह, ये तो अलग ही इनका है। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है, ये तो क्या ही कहें इन पे, ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट का मूल सिद्धांत है। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी जैसी संस्थाएं आंसर की पब्लिश करती है। बीपीएससी का ऐसा ना करना और डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, अब क्या ही कहें हम इस पे। आप लोग क्या सोचते हैं इस पे कमेंट करके बताइएगा। और अगर इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हम इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से, या फिर टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी क्या ही अब हम कहें इस पर। अगर आप लोगों ने भी आरटीआई किया है तो आपका रिप्लाई क्या आता है ज़रा मुझे भी बताइएगा, और इस पे क्या करना चाहिए, और जो भी आपका सुझाव है कमेंट में दे दीजिएगा।